हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। मेरा नाम है अंकित शर्मा और मैं आप सभी के लिए गार्गी क्लासेस पे RAS RPSC 2021 के लिए इकोनॉमी के सिलेबस को कवर कर रहा हूँ। हम अभी इंडियन इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में हमने अभी तक पॉवर्टी के ऊपर बात की है। पॉवर्टी जो टॉपिक है वो हमारा लास्ट वीडियो था, वो इसी के ऊपर था। इस वीडियो में हम अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, इसके टाइप्स क्या क्या है, टाइप्स के साथ ही मैं बताऊंगा कि इसके कॉजेज़ किस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है हमारी कंट्री के अंदर, और रेमेडीज या फिर जो फ्लैगशिप स्कीम चलाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो या फिर कुछ और प्रोग्राम, तो वो क्या है उनके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले तो बात करूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट के जो टर्म है उससे हम समझते हैं बेरोजगार, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी आदमी को काम नहीं मिल रहा है। तो एक अच्छी मीनिंग में हम बात करें, एक डिफाइन वे में अगर अनएम्प्लॉयमेंट को मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन अ कैपेबल एंड विलिंग टू डू जॉब वर्कफोर्स डज नॉट गेट वर्क। ठीक है, एक वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स यहाँ पे हम पर्सन लेंगे, कोई ऐसा पर्सन है जो काम करना चाहता है, उसकी इच्छा है, विलिंग विलिंग उसकी इच्छा तो है और वो कैपेबल भी है कोई काम करने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, उसे जॉब नहीं मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन, उस पर्सन की जो सिचुएशन है वो कहलाई जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल है, बेसिक मीनिंग है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई बंदा है, काम करना चाहता है, उसे काम करने की कैपेसिटी भी है, लेकिन फिर भी उसे जॉब नहीं मिल रही है, तो वो क्या कहलाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करते हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहला टाइप्स है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, देखो, इट इज कॉज्ड ड्यू टू बिजनेस साइकिल। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन ऑल दोज हु वांट टू वर्क कैन नॉट बी एम्प्लॉयड because there is not enough demand in the market for their work। सबसे पहले देखो, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका कॉज क्या है। इसका कॉज है बेसिकली बिजनेस साइकिल, जिसे हम ट्रेड साइकिल भी कहते हैं। देखो, बिजनेस साइकिल मतलब हो गया कि बिजनेस है, बिजनेस में अनसर्टिनिटी हमेशा रहती है, बिजनेस कोई भी सर्टेन नहीं है। बिजनेस में अनसर्टिनिटी क्या, कभी वो हाई चलेगा, कभी लो चलेगा, कभी चलेगा नहीं, कभी बहुत अच्छा बूम रहेगा। तो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाया जाता है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि बिजनेस साइकिल, मतलब बिजनेस साइकिल से अफेक्ट हो रहा है, इस वजह से इसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा गया है। अब देखो ये क्यों हो रहा है। देखो, सपोज कीजिए इकोनॉमी अभी बहुत ही लो परफॉर्म कर रही है, अच्छा नहीं कर रही है। तो देखो, जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो मार्केट की जो डिमांड है, मार्केट डिमांड है वो बहुत ही लो चली जाती है, कम हो जाती है। तो जब मार्केट में अगर डिमांड नहीं होती है तो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन करना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि पहला तो ये कि वो प्रोडक्शन वेस्ट जाएगा क्योंकि इतनी डिमांड नहीं है। दूसरा, उन्हें लेबर फोर्स, देखो प्रोडक्शन का एक मेन फैक्टर क्या होता है, हमारा लेबर होता है। तो उस लेबर को पे करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिमांड होनी चाहिए, मतलब हमारा सामान बिकना चाहिए। लेकिन सामान तो बिके नहीं रहा है क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। तो मार्केट में जब डिमांड नहीं होती है, ठीक है, लेकिन तब भी लोग जब काम करना चाहते हैं और मार्केट में डिमांड नहीं है, मतलब इकोनॉमी लो परफॉर्म कर रही है, तो उस सिचुएशन में वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। ठीक है, सिंपल है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आप समझ गए होंगे क्या है। ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो तब ऑकर होता है जब आप काम करना चाहते हो लेकिन मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है आपकी, मतलब वर्क फोर्स की इतनी ज़्यादा डिमांड है नहीं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी लो परफॉर्म कर रही है। ठीक है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, देखो, फ्रिक्शन से आप समझते हैं ये साइंस का वर्ड है, मतलब यहाँ पर आप एक फ्रिक्शन मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। ठीक है, तो इस के आप क्या समझोगे कि ये अनएम्प्लॉयमेंट तब ऑकर होता है जब कोई बंदा एक काम छोड़ रहा है और दूसरी जॉब के लिए जा रहा है। ठीक है, तो देखो, जब कोई पर्सन एक पुरानी जॉब को छोड़ता है और नई जॉब के लिए जाता है, तो तब
जरूरी नहीं है कि उसे, जैसे उसने आज जॉब छोड़ी तो उसे नेक्स्ट मोमेंट या शाम तक जॉब मिल जाएगी, नहीं, उसे कंसिडरेबल टाइम लगेगा, चाहे वो कितना भी लगे, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 हफ्ते, जितना भी टाइम लगेगा। तो उस ड्यूरेशन में अगर वो पर्सन अनएम्प्लॉय है तो वो क्या कहलाएगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। जो इस स्लाइड की तीसरी जो सेकंड सेंटेंस है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है, द सर्च फॉर अ जॉब मे टेक अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम रिजल्टिंग इन ए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आपने कोई जॉब छोड़ी और उसके बाद में आप नई जॉब की सर्च में हो, तो उस ड्यूरेशन में, नई जॉब मिलने तक के ड्यूरेशन में आप जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू बी ऑन हाई व्हेन द एन इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल सो वेल एंड लो अदरवाइज। ठीक है, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट हाई कब रहता है, जब हमारी इकोनॉमी लो परफॉर्म कर रही हो या फिर कोई अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो, मतलब मार्केट में मंदी चल रही है। ठीक है, तो जब मार्केट में जब मंदी चल रही है तो वही सिंपल सा रिलेट करना है, मार्केट में डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं होने के कारण आप जब पुरानी जॉब छोड़ रहे हो नई जॉब के लिए जाओगे तो जो एम्प्लॉयर है, आपको हायर करने वाला जो एम्प्लॉयर है, वो ये सोचेगा कि क्या मुझे आपकी ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, लेकिन इसी की जगह अगर रिवर्स सिचुएशन हो, मतलब इकोनॉमी बहुत बूस्ट पे चल रही हो, तो एम्प्लॉयर आप अगर जाओगे तो आपको हैंड टू हैंड जॉब मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे उस टाइम पे वर्क फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसे प्रोडक्शन की ज़्यादा करना है, क्योंकि मार्केट में डिमांड हाई है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा, ये जो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट है उसका कॉज क्या हो सकता है कि डिससेटिस्फैक्शन। आप पुरानी जॉब में अगर आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो आप नई जॉब के लिए जा रहे हो, तो वो सिचुएशन भी क्या हो जाती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक कॉज हो जाता है। उसे मतलब आप काम कर रहे हो लेकिन आपको उससे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, आप चाहे उसकी वर्किंग कंडीशन को लेकर देख लो, सैलरी को लेकर देख लो, या फिर वहाँ की पोजीशन को लेकर देख लो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, आपको किसी भी तरह से जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तब आप जॉब छोड़ोगे, तो वो भी एक कॉज है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होने का। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे आता है थर्ड टाइप, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? देखो, दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एक्सपेक्टेड टू ऑकर एट अ सर्टेन पार्ट ऑफ द ईयर। देखो, ये जो एम्प्लॉयमेंट का जो टाइप है वो ईयर के सर्टेन पार्ट्स में ऑकर होता है। देखो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का आपको अच्छा एग्जांपल बताऊं तो देखो, कोई पर्सन है, अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, ठीक है, दिवाली के टाइम पे पटाखे अभी तो बैन है, लेकिन पहले की बात करें तो पटाखे वगैरह जो फायर क्रैकर्स थे उनका यूज़ किया जाता था। तो ये जो ड्यूरेशन, जो बंदे उस ड्यूरेशन में जो पटाखे बेचते हैं उस ड्यूरेशन में तो बहुत अच्छा कमाते थे, मतलब उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं होती थी। ठीक है, वो बहुत अच्छा पैसा छाप लेते थे। लेकिन सपोज जब दिवाली चली जाए, ठीक है, दिवाली का ड्यूरेशन को जो क्रेज़ रहता है वो 15 दिन पहले से रहता है, 15 या 20 दिन पहले से रहता है, तो उस ड्यूरेशन में तो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही हाई रहता है इसके फायर क्रैकर्स का। लेकिन जब दिवाली एक बार चली गई तो क्या वो जो बिजनेस है वो इतना अच्छा चल पाएगा जितना कि सीजन, मतलब दिवाली के टाइम पर चल रहा था। मतलब क्या, दिवाली एक तरह से क्या हो गया, फायर क्रैकर्स के लिए क्या हो गया, एक सीजन हो गया। ठीक है, उसी तरह से मिठाइयों की बात कर ले, मिठाइयों की जब मिठाई की दुकान है आपकी एक, तो सपोज कीजिए रक्षाबंधन आ गया, रक्षाबंधन के टाइम पे मिठाइयों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, मतलब हलवाइयों के बहुत ज़्यादा मज़े हो जाते हैं। तो देखो, तो क्या उस ड्यूरेशन में, रक्षाबंधन की ड्यूरेशन में, चाहे वो 1 2 3 4 दिनों का वो टाइम पीरियड रहता है, उसके अंदर जब जितना प्रॉफिट होता है हलवाई वालों को, वो मतलब मिठाई वालों को, वो और किसी को नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब वो ड्यूरेशन चला जाता है तो क्या बाकी साल भी, मतलब 1 महीना छोड़कर बाकी के 11 महीने भी क्या उनका इतना ही अच्छा प्रॉफिट हो पाता है? नहीं, कुछ लोग अनएम्प्लॉय भी हो जाते हैं। राखी बेचने वाले क्या हो जाते हैं, फिर उनको कोई दूसरा जॉब ढूंढना पड़ता है। मतलब ऐसे पर्सन जो सीजन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और सीजन के अकॉर्डिंग जब वो काम करते हैं तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट होना तय है। ठीक है, चाहे आप उसका एक एग्जांपल टूरिज्म ले लो, टूरिज्म में भी क्या होता है, सीजन वाइज काम किया जाता है। ओके, तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो कि साल के, मतलब ईयर के सर्टेन पार्ट्स में ऑकर होता है, वो हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अगला पार्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री चेंज। ठीक है, चेंज इन द टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन द टेस्ट्स
are two big reasons for the occurring the structural unemployment in the economy. One of the across-wide 12th plan focus on the skill development is to address the problem of structural unemployment in the country. ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ऑकर होता है? देखो, सबसे पहले तो ये अनएम्प्लॉयमेंट तब राइज होता है या फिर तब देखने को मिलता है जब किसी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। स्ट्रक्चर चेंज मतलब कि वहाँ पर देखो एक इंडस्ट्री है, सपोज करो कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री, वहाँ पर कुछ सालों पहले अभी तक क्या हो रहा था कि वर्कफोर्स लेबर क्या करते, हाथों से काम करते थे, हाथों से कपड़ा बनाया जाता था। लेकिन फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो उसमें मशीन्स वगैरह बनाई गई, ये सब हुआ तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने लगा। अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ तो मशीन ने क्या किया, लेबर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब इंडस्ट्रीज में काम तो हो रहा है, लेकिन वो किस वजह से हो रहा है? मशीन के थ्रू हो रहा है, ना कि लेबर की वजह से। देखो, जहाँ पर एक कपड़े को बनाने के लिए 2 लेबर, सपोज करो 100 पीस बनानी है, 100 शर्ट की पीसेस बनानी है, उसमें 15 से 20 लेबर हमें चाहिए। ठीक है, अब वहीं पर एक मशीन ले आया और उसको चलाने के लिए एक बंदा चाहिए। ठीक है, और वो मशीन 200 शर्ट के पीसेस एक दिन में बना देती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर हुआ। कैसे? वहाँ पर पहले 12 लोग काम करते थे, अब एक पर्सन काम कर रहा है। तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से हुआ है, टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से हुआ है। तो जब भी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में स्ट्रक्चर चेंज होने के, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट ओकर होता है उसे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसी का रीज़न है, मतलब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही जो हमारी कंट्री का 12th जो प्लान था, 5 ईयर प्लान था, उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि स्किलफुल वर्कर्स को आजकल ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है बजाय नॉर्मल वर्कर्स के। तो इसी वजह से क्या था कि लोगों को स्किलफुल बनाने के जो मोटिव था वो 12th जो 5 ईयर प्लान था उसका मेन फोकस उसमें रखा गया। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, देखो, दिस टर्म इज टू शोकेस अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन विथ हाई स्किल वर्क इन अ लो वेज एंड लो स्किल जॉब। ठीक, ये सिचुएशन कब होती है? जब कोई ऐसा पर्सन है वो हाईली स्किल्ड है, एकदम वेल क्वालिफाइड है, लेकिन वो जो जॉब कर रहा है ना वो उतनी स्किलफुल या फिर उतनी उसे वेजेस या फिर उसे उतनी सैलरी पे करने वाली नहीं होती। देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, हमें इंजीनियर्स के देखना चाहिए। इंजीनियर्स का क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 4 साल बहुत अच्छी पढ़ाई भी करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, लेकिन उन्हें जब जॉब मिलती है तो वो उस हिसाब से नहीं मिलती है। 8,000 10,000 इससे शुरू होती है। तो वो जो कैटेगरी में आएंगे ना वो उनका अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इट कैन ऑल्सो बी यूज to reflect a situation when the people employed in a job are not giving their services fully or not putting in the main hours which can be extracted from them। ठीक है, इसको ये सिचुएशन इस तरह से भी रिफ्लेक्ट हो सकती है कि जब कोई पर्सन एम्प्लॉयड है, काम तो कर रहा है, लेकिन वो अपनी सर्विस फुल्ली नहीं दे पा रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा कि वो जितने काम कर सकता है, ठीक है, जितना वो काम कर सकता है उतना उससे काम लिया नहीं जा रहा। सपोज करो एक बंदा हफ्ते में 10 घंटे ही काम कर रहा है। ठीक है, 10 घंटे ही काम कर रहा है, उसे सैलरी 6,000 ही मिलेगी। तो चाहे वो स्किलफुल हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो हफ्ते में सिर्फ 10 घंटे ही काम कर रहा है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे आता है डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। इट ऑकर्स, ये क्या है? It occurs when people are employed in a job where their presence or absence does not make any difference to the output of the economy। देखो, ये अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है, देखो एक काम है, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, एक खेती बाड़ी मतलब एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर्स में क्या होता है, जो फैमिली एग्रीकल्चर गांव में जो फैमिली रहती है वो मैक्सिमम एग्रीकल्चर पे ध्यान देती है, खेती बाड़ी पे ध्यान देती है। ठीक है, अब गांव में जो फैमिली है वो बड़ी होती है, आप सभी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि गांव की जो फैमिलीज होती है वो शहरों की फैमिली से थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, अब जहाँ पर एक खेत में 3 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहीं 3 लोग मतलब
उतना ही काम है, 3 लोगों के जितना ही काम है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर 6 लोग काम कर रहे हैं। मतलब समझो एक खेत है जिसमें 3 लोग काम करेंगे ना, तो वो प्रोडक्शन अच्छा खासा हो जाएगा, मतलब 3 लोगों के हिसाब से ही उस खेत में काम है, लेकिन वहाँ पर 6 लोग काम कर रहे हैं। तो क्या 6 लोग जब वहाँ पर काम कर रहे हैं तो क्या वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा? नहीं, प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। मतलब जो 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनके होने ना होने से प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो जो ऐसा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिस्क्रिप्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया? तो ये लाइन यही कहती है, It occurs when the people are employed in a job where presence or absence does not make any difference to the output of the economy. मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें हम ज़्यादा एम्प्लॉय अगर काम करवाते हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को यूज़ करते हैं, तो भी उनकी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन पे इफेक्ट नहीं होता है, तो वो क्या ऐसा एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी हम अगर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 3 लोग हैं, 3 लोगों के जितना ही काम है, लेकिन वहाँ पे 6 7 8 10 लोग काम कर रहे हैं, तो उससे खेत क्या है, ज़्यादा थोड़ी ना अनाज उगाने का कि भाई 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 लोगों के हिसाब से वो तो उतनी जितनी उसकी प्रोडक्टिविटी है उतना ही वो प्रोडक्शन करेगा, राइट। तो ऐसा जो एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर लोगों के होने या ना होने से प्रोडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप से बात कर ली। अब बात करेंगे हम स्किल्स के ऊपर, जो स्कीम्स गवर्नमेंट चला रखी है, गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए, वो क्या क्या है। तो सबसे पहले जो स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY। ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो MSDE का स्कीम के अंदर काम करती है, और इसके अंदर हम लोगों के मतलब जो इंडियन यूथ है उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट का काम करता है। ये क्या है? ये लार्जेस्ट स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया के जो यूथ हैं उनको लार्ज नंबर में इनेबल करना, उनके अंदर स्किल डेवलप करना, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को अच्छे से जी सके। ठीक है, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये जो स्कीम है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है। ठीक है, इसको देखो, जब ये स्कीम इम्प्लीमेंट की गई थी 2015 के अंदर, तो ये बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रहा, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सक्सेस रहा था। तो यूनियन और गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने इस स्कीम को अनदर 4 ईयर्स के लिए, मतलब 2015 में ये इम्प्लीमेंट हुई थी, लेकिन जब 2015 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया तो ये बहुत ही अच्छा आउटकम, मतलब इसका बहुत सक्सेसफुल रहा, अच्छा रिजल्ट मिला। तो यूनियन कैबिनेट ने इसे और 4 सालों के लिए, मतलब 2016 से लेकर 2020 के लिए फिर से इसे इम्प्लीमेंट किया। मतलब इसके थ्रू क्या करेंगे, हम यूथ को और भी स्किलफुल बनाने के लिए हमने इसे इम्प्लीमेंट किया। और इसके अंदर लगभग 10 मिलियन, इंडिया के 10 मिलियन यूथ्स को हमने मतलब स्किलफुल, मतलब उनके काम कराया गया, उनके स्किल को पहचानने में उन्हें हेल्प की गई थी। तो ये थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगला है नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम। नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम क्या है? जो नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम है वो गवर्नमेंट की एक न्यू स्कीम है, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस ट्रेनिंग को प्रमोट करने के लिए और अप्रेंटिस इंगेजमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए एम्प्लॉय किया था। और इसका मोटिव था कि हमें, मतलब अप्रेंटिस को 2.3 लाख से लेकर हमें 50 लाख तक हमें इसका टारगेट था, कि मतलब हमें उस टाइम पर इंडिया के अंदर 2.3 लाख की अप्रेंटिस चल रही थी, उसे 50 लाख तक पहुंचाने का इसका टारगेट है 2020 तक का। ये स्कीम है, उसका जो टारगेट है वो 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख था, 2017-18 के इसमें जो टारगेट डिसाइड किया गया था वो 10 लाख था, 2018-19 के बीच में इसका 15 लाख टारगेट था, और 2019-20 के इसके अंदर इसका 20 लाख टारगेट था। इस तरह से हम अगर प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 लाख, मतलब 50 लाख का जो टारगेट था वो हम इस तरह से अचीव करना था इस स्कीम के थ्रू। और ये जो स्कीम है वो 2016-17 के अंदर इम्प्लीमेंट हुई थी। ठीक है,
इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, फोकस करती है, इसमें क्या होता है कि अप्रेंटिस मतलब जो लोगों को हम स्किल वर्क मतलब स्किलफुल वर्क दे रहे हैं या फिर उसका स्किल को इंक्रीज करने की हेल्प कर रहे हैं, तो उसके साथ ही हम उसे 1500 रुपये मतलब हर महीने 1500 रुपये उसके अप्रेंटिस की फॉर्म में उसे देंगे। ठीक है, ये था। इसके बाद में नेक्स्ट स्कीम थी उस्ताद स्कीम। ये यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। द अपग्रेडिंग एंड द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट उस्ताद स्कीम। ठीक है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने इसे उस्ताद स्कीम को इसलिए लॉन्च किया था ताकि जो आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर जो लोग स्किलफुल हैं उनकी स्किल को और अच्छे से तराशा जाए। मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर लोगों की स्किल उसके अंदर इंटरेस्ट जगाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। द स्कीम एम्स एट अपग्रेडिंग skills and training of minority communities by the preservation of traditional ancestral art and craft। ठीक है, इस स्कीम के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, मतलब माइनॉरिटीज़ मतलब 18 ईयर्स से अब बिलो वाली जो कमिटी है उसके अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट की स्किल को डेवलप करने का इसका टारगेट था। ठीक है, और अंडर द स्कीम असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू ट्रेडिशनल आर्टिशियंस to sell their product in order to make them more compatible with modern market। इसके अंदर जो असिस्टेंट थे मतलब जो भी काम करने वाले थे उन्हें ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जो पुरानी जो कलाकृति थी उन्हें बनाकर मार्केट में बेचने का काम सिखाया जाता था। मतलब ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट को भी मॉडर्न मार्केट में कम्पीट कराने के लिए मॉडर्न मार्केट में किस तरह से सेल आउट कर सकते हैं ये इसकी स्कीम के थ्रू सिखाया जाता था। जैसे आगे आता है हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये जो है ये जो स्कीम है इस योजना का जो एम था वो क्या था कि हमें 1 मिलियन रूरल यूथ्स को मतलब गांव के जो जवान लोग हैं उन्हें 3 साल में हमें 1 मिलियन मतलब लगभग 10 लाख लोगों को हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है, उनके अंदर स्किल डेवलप करनी है। ठीक है, इसके अंदर जो मिनिमम एज रखा गया था, मिनिमम एज ऑफ फॉर एंट्री रखी गई थी वो थी 15 साल इंस्टेड ऑफ 18 ईयर। 18 ईयर्स ना रख के 15 साल रखी गई थी। ठीक है, इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च किए गए थे गांव-गांव में ताकि इसका टारगेट है वो जल्दी से जल्दी अचीव किया जा सके। अ सम ऑफ ₹15 करोड़ हैज़ बीन अलोकेटेड फॉर दिस स्कीम। मतलब 1500 करोड़ रुपए का जो बजट है वो इस स्कीम के लिए बनाया गया था। फॉर विच डिसबर्समेंट विल बी थ्रू अ डिजिटल वाउचर डायरेक्टली इनटू क्वालिफाइड स्टूडेंट बैंक अकाउंट। ठीक है, स्टूडेंट बैंक अकाउंट के मतलब इसमें क्या होता था, इसमें पैसा जो 1500 करोड़ का जो पैसा है मतलब जो पैसा दिया जाएगा वो डायरेक्टली स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा, कैश पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हो गया। अगला है स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंटेड की गई थी डायरेक्टरेट जनरल ट्रेनिंग से अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये जो स्किल है वो ये जो सर्टिफिकेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है अंडर द स्कीम्स आर नेशनली एंड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज। ठीक है, इसके अंदर जो सर्टिफिकेट्स है वो नेशनली और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज जो एंटरप्राइजेस हैं उनसे दिया जाएगा। मतलब जो सर्टिफिकेट्स होगा वो नेशनल या इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस के थ्रू दिया जाता था। इसमें जो स्किल डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिव जो स्कीम है वो मेनली फोकस करती है ITI ग्रेजुएट्स के ऊपर, एग्जिस्टिंग वर्कर्स के ऊपर, स्कूल ड्रॉप आउट के ऊपर, उनके ऊपर ये ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, अगली स्कीम थी सीखो और कमाओ। सीखो और कमाओ एक स्पेशल स्कीम है जो माइनॉरिटीज़ के लिए लाई गई थी। विच इट रन्स कोर्स एज पर द मॉड्यूलर एम्प्लॉय स्किल्स एज पर द गाइडलाइंस ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT। ठीक है, ये जो स्कीम है वो नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू चलाई गई थी। इसके अंदर मेनली फोकस माइनॉरिटीज़ मतलब स्टूडेंट्स जो थे जिन्होंने ड्रॉप आउट किया है उनके ऊपर ही फोकस करना था। ठीक है, अगला है हुनर से रोजगार। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो टूरिज्म को ध्यान में रखकर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, द अपर एज लिमिट हैज़ बीन रेज टू 28 विद द इफेक्ट फ्रॉम 11 नवंबर 2010। ठीक है, इसके अंदर पहले जो
मतलब एज क्राइटेरिया रखा गया था वो था 18 साल से 25 साल के जो लोग हैं उसे इस स्कीम के थ्रू जो है वो उनके स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाता था। लेकिन फिर 11 नवंबर 2010 तक इसके जो अपर एज लिमिट है वो 25 से बढ़ाकर 28 साल तक कर दी गई थी। इसमें मिनिमम एट्थ मतलब 8वीं कक्षा तक तो आदमी पढ़ा हुआ होना ही चाहिए। ठीक है, ये इसकी एलिजिबिलिटीज थी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन हैव आल्सो बीन ऑथोराइज्ड टू इम्प्लीमेंट द इनिशिएटिव थ्रू इंस्टीट्यूट सेलेक्टेड बाय देम फॉर प्रपोज। मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट का, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल सारे साथ में मिलकर काम करते थे। इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी फॉर सर्टेन स्टार क्लासिफाइड होटल टू ट्रेन अ प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। इसमें जो 5 स्टार होटल है उनको भी इम्प्लीमेंट किया, उनको भी इंक्लूड किया गया। मतलब उनसे भी ये कहा गया है कि आप भी इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाने में हमारी हेल्प करो। वो कैसे? देखो, टूरिज्म जो है वो होटल इंडस्ट्री पे ज़्यादा बेस्ड होता है। उसमें बहुत आज जो होटल इंडस्ट्री हमारी इंडिया में चल रही है वो टूरिज्म के बेस पे चल रही है। तो ये जो हुनर से रोजगार है वो टूरिज्म के बेस पे था। टूरिज्म जो इंडस्ट्री थी उसी के बेस पे ये स्किल डेवलपमेंट का काम करते थे। तो इसमें क्या है, स्टार क्लासिफाइड जो होटल थे उनको भी इंक्लूड किया गया। उनसे भी कहा गया कि आप भी कुछ मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स को यहाँ पर हमारे लिए ट्रेन करेंगे। ठीक है, अगली थी उड़ान। उड़ान जो है वो अंडर द स्कीम 40,000 यूथ विल बी ट्रेन इन 5 ईयर्स। ये 5 साल का प्रोग्राम था जिसके अंदर हम जो टारगेट था वो था 40,000 लोगों को हम ट्रेन करेंगे। आफ्टर असेसिंग द स्किल गैप ऑफ ट्रेनीज, a training module, its duration and nature of training will be designed by the company। ठीक है, जब हम मतलब 5 साल में 40,000 लोगों को ट्रेन करने का टारगेट था, उन्हें ट्रेन करने के बाद में जो अलग अलग कंपनीज हैं उनके मतलब उनमें उनका प्लेसमेंट करा देना। मतलब बेसिकली क्या है, स्किल डेवलप कराना और उन्हें रोजगार दिलाना, यही था। अगली थी हिमायत स्कीम। हिमायत स्कीम क्या है? ये जो स्कीम है वो जम्मू एंड कश्मीर के जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके लिए चलाई गई थी। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसमें 3 महीने, मतलब 3 महीने, ये सबसे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसमें सिर्फ 3 महीने का ड्यूरेशन था। 3 महीने के ड्यूरेशन में आपको गुड डिमांड, जो करंट में जो डिमांड चल रही है, जिन स्किल्स की डिमांड चल रही है वो स्किल के बारे में हमें बताया जाता था। एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग द यूथ आर अश्योर्ड फॉर अ जॉब एंड देयर इज़ 1 ईयर पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग टू सी हाउ दे आर फेयरिंग। ठीक है, इसके बाद में जब ये इस स्कीम के अंदर जो भी मतलब पार्टिसिपेट करता था उसे एक जॉब जो है जॉब सिक्योरिटी दी जाती थी। मतलब एक प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट की गारंटी दी जाती थी। इस स्कीम का टारगेट था 1 लाख यूथ्स को 5 साल के अंदर ट्रेन करना। ठीक है, मतलब टारगेट डिसाइड किए गए और उसके बेसिस पे काम किया गया। तो ये था हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक, जैसे मैंने अच्छे से कवर करने की कोशिश की। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये जो स्कीम्स हैं उसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, सिर्फ नाम याद रखने की। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थी, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। अभी तक के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं कुछ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।